हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की जो स्टोरी है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा भूतिया स्टोरीज में से एक है और ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। तो ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। डू यू गाइज बिलीव इन घोस्ट और इविल स्पिरिट्स? अब आप में से नॉर्मल सी बात है, कुछ लोगों का आंसर होगा यस और कुछ का होगा नो। सो गाइस, जिनका भी आंसर नो है, यानी कि जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में नहीं मानते, आज की स्टोरी स्पेशली उनके लिए है, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आप लोग भूत प्रेतों में मानना शुरू कर दें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। 21 सितंबर 1952 जर्मनी की बवारिया जगह पर एक कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है एनालिस मिशेल। गाइस, एनालिस के बारे में बताने से पहले मैं आपको उसके पेरेंट्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। एनालिस के जन्म से पहले, यानी कि जब एनालिस के पेरेंट्स की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही एनालिस की माँ प्रेग्नेंट थी, यानी कि जब वो कुंवारी थी तभी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जो एनालिस के पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कट्टर थे अपने धर्म के लिए, और उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ उनके लिए बहुत बड़ा पाप थी और उनको ये लगता था कि इस पाप की वजह से भगवान उनको सज़ा देंगे, जिसकी वजह से वो अपने सारे बच्चों को शादी के बाद ये चीज़ें सिखाते हैं कि उनको भगवान से हमेशा अपने पापों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर कोई दूसरा भी पाप कर रहा है तो उनका नाम लेकर भगवान से उन्हें प्रेयर करनी चाहिए ताकि भगवान उनके पापों को माफ़ कर दे, क्योंकि उनका ये मानना था कि भगवान हर किसी के पाप और पुण्य को देखते हैं, याद रखते हैं और समय आने पर उसकी सज़ा भी ज़रूर देते हैं। इसी वजह से वो लोग अपने बच्चों को प्रेयर करना सिखाते हैं ताकि उनके बच्चों की प्रेयर की वजह से और उनकी प्रेयर की वजह से उनकी गलतियां माफ़ हो सकें और बाकी सबकी गलतियां भी माफ़ हो सकें। बेसिकली वो लोग कैथोलिक क्रिश्चियन थे जो कि अपने धर्म को लेकर काफ़ी कट्टर थे, और एनालिस भी अपनी फैमिली की तरह एक कट्टर कैथोलिक क्रिश्चियन थी। वो बड़ी होकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहती थी। यहाँ पे एनालिस का शॉर्ट नेम था एना, तो मैं अब उसको एना नाम से ही बुलाऊंगी। एना की एज के बच्चे बाहर खेलने जाते थे, तब एना अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ बैठकर प्रेयर किया करती थी। वो इतनी ज़्यादा धार्मिक थी कि वो खेल कूद में मन ना लगाकर अपने खाली समय में भगवान से प्रेयर किया करती थी। एनालिस बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती थी, लेकिन एक दिन उसकी छोटी बहन मार्था की अचानक से डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से एनालिस को एक बड़ा झटका लगता है, लेकिन वो फिर भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोती। उसे लगता है कि उन्होंने कोई पाप किए होंगे जिसकी वजह से उसकी बहन को भगवान ने उनसे छीन लिया, और वो इस इंसिडेंट के बाद भगवान में और ज़्यादा बिलीव करने लग जाती है और अपने परिवार के गुनाहों की माफ़ी मांगने लगती है। अब जब एना 16 साल की हुई तो 16 साल की उम्र से उसे दौरे पड़ना शुरू हो गए, और वो दौरे ऐसे थे जिनकी वजह से एना बिल्कुल होश में नहीं रहती थी। ये दौरे जब बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो गए, यानी दिन में 3 से 5 बार, तब उसके घर वालों ने सोचा कि उसे हमें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग एना को टेम्पोरल लोन एपिलेप्सी थी, यानी कि उसको मिर्गी की बीमारी थी और उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, और इसी बीमारी का एना का अब इलाज चला। ये इलाज लगभग 5 साल तक चला, लेकिन एना पर उसकी दवाइयों का बिल्कुल असर नहीं होता था। इवन उसके जो दौरे थे अब धीरे धीरे करके बढ़ने लगे थे। पहले तो दिन में 1-2 दौरे पड़ते थे, लेकिन बाद में ये दौरे 5 से 6 बार पड़ने लगे, या इससे ज़्यादा बार भी। इस बीमारी में अक्सर जो पेशेंट होता है उसकी याददाश्त चली जाती है और उस पेशेंट का अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। अब एना के घर वाले और खुद एना भी बहुत परेशान हो चुके, क्योंकि 5 साल तक चलने वाली ट्रीटमेंट में एना पर उन दवाइयों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। अब फाइनली, क्योंकि वो धार्मिक फैमिली थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार चल के प्रीस्ट के पास दिखाते हैं। वो सोचते हैं कि हो सकता है कि इस पर किसी भूत प्रेत का साया हो, और वो उसे एक दिन एक प्रीस्ट के पास लेकर जाते हैं। एना
एना एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और स्ट्रॉन्ग गर्ल थी। उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था। उसको जब मिर्गी के दौरे पड़ते थे तब उसका अपनी बॉडी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता था, और उसको इवन ये भी याद नहीं रहता था कि दौरा पड़ने के बाद उसके साथ क्या हुआ, या वो कहाँ गई, या वो किन लोगों से मिली। अब टाइम था 1973 का, जब एना की सिलेक्शन ग्रेजुएशन करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वॉल्सबर्ग में हुई। एना ग्रेजुएशन करने के लिए अब वहाँ चली जाती है। अब कॉलेज में जाने के बाद भी एना का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। वो जैसी पहले रिलीजियस थी बचपन से लेकर आज तक, वो आगे भी वैसी ही रही। इवन कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी, जहाँ और बच्चे उसकी उम्र के पार्टी करते थे, क्लब में जाते थे, एना चर्च में जाकर प्रेयर्स करती थी। वो अभी भी उतनी ही रिलीजियस थी जितनी वो बचपन में थी, लेकिन अब वो जब भी प्रेयर करती, उसको प्रेयर करते वक्त इतने दौरे पड़ते कि वो अपनी प्रेयर ही नहीं कर पाती। उसको अब वहाँ जाकर हर बार ऐसे ही हो रहा था। वो जब भी प्रेयर करने लगती उसको दौरे पड़ जाते। एना कहीं बाहर जाती किसी भी इंसान से तो उसको उन इंसानों में डीमन नजर आने लगे थे। उसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो लड़की जो चर्च जाकर डेली प्रेयर करती थी, अब वो सिर्फ अपने कमरे में बंद होकर चुपचाप बैठी रहती थी। वो ना तो किसी से मिलती थी और ना ही किसी से बात करती थी। वो अक्सर अपने घर वालों को बताती थी कि उसके थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन रहता है और उसे हर जगह डीमन दिखाई देते हैं। एना जहाँ पहले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की लड़की थी, अब वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वो बात बात पे चिढ़ जाती थी, किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। वो बस अपने कमरे में चुपचाप अंधेरे में बैठी रहती थी। उसका बिहेवियर अब पहले से बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुका था। उसकी कंडीशन देखकर उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि उसको वो किसी प्रीस्ट के पास दिखाएंगे, और उसको दोबारा से वो लोग प्रीस्ट के पास लेकर जाते हैं। प्रीस्ट ने उन्हें इटली के सेंट डेमिना के पिलग्रिमेज में पार्टिसिपेट करने की सलाह दी और वहाँ के होली वाटर को पीने की सलाह दी। अब एना को इटली भेजा गया, लेकिन इटली में उस चर्च के सामने जब उसकी बस रुकी तो एना ने बस से उतरने से साफ मना कर दिया। वो बार बार उस बस से नीचे उतरने के लिए मना करती रही, लेकिन जैसे तैसे वो लोग उसे जबरदस्ती वहां से खींचकर चर्च लेकर जाते हैं। लेकिन एना जैसे ही चर्च के अंदर जाती है तो प्रीस्ट एना को होली वाटर पीने के लिए देते हैं, लेकिन एना उस होली वाटर को पीने से साफ इनकार कर देती है। एना उस पानी को गंदा बताती है और उस होली वाटर को वहीं फेंक देती है और वहां से भाग जाती है। अब इस कंडीशन में उसके घर वाले उसको वापस जर्मनी लेकर आ जाते हैं। अब प्रीस्ट समझ चुकी थी कि एना पर कोई डिमोनिक एनर्जी हावी है, जिसकी वजह से एना का ऐसा बिहेवियर हो चुका है। इसीलिए कुछ प्रीस्ट चर्च से एना के रूम को प्योर करने के लिए आते हैं। ऐसे एना अपने घर पर शांत रहती थी, लेकिन जैसे ही एना ने उन प्रीस्ट को देखा, एना उन पर चिल्लाना शुरू कर देती है और उनको वहां से जाने की धमकी देने लगती है, यहाँ तक कि वो एक प्रीस्ट को चाटा तक मार देती है। अब वो सब लोग समझ चुके थे कि एना के ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन है, जिसकी वजह से एना का खुद पर अब कंट्रोल नहीं है। एना प्रीस्ट को बताती है कि एना कभी कभी कीड़े मकोड़े खाती है, यहाँ तक कि एना कुत्ते की तरह चलती है, उसकी तरह आवाजें निकालती है, या फिर टेबल के नीचे कुत्ते की तरह चलकर जाकर छुप जाती है। एना की माँ उनको बताती है कि एक दिन एना स्क्वाट्स करने लगती है और वो इतनी ज्यादा स्क्वाट्स करती है कि उसकी हड्डियां तक टूटने लग जाती हैं, और उसकी हड्डियां टूटने की आवाज उसके पेरेंट्स को साफ साफ सुनाई दे रही थी। बावजूद इसके एना स्क्वाट्स करती जा रही थी। इतनी दर्द में भी एना स्क्वाट्स करने से नहीं रुकती। उसे देखने से ऐसा साफ लग रहा था कि एना का खुद की बॉडी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। वो जैसे तैसे एना को शांत करके उसके कमरे में ले जाते हैं। एना के ऐसे बिहेवियर के बाद उसके पेरेंट्स को बिलीव हो चुका था कि एना के ऊपर कोई ना कोई डीमन है, कोई ना कोई ऐसी बुरी शक्ति है जो कि उसे परेशान कर रही है। अब वो चर्च के पास एग्जॉर्सिज्म करने की मांग लेकर जाते हैं। वो इसके लिए किसी लोकल चर्च में जाते हैं, पर वहाँ की प्रीस्ट उसे साफ मना कर देते हैं। वो और भी बहुत सारे प्रीस्ट के पास जाते हैं, लेकिन वो सारे प्रीस्ट एना से मिलने के बाद एग्जॉर्सिज्म करने से मना कर देते हैं, जस्ट बिकॉज
उनका ये मानना था कि एना के अंदर जो भी डिमोनिक एनर्जीज हैं वो सारी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, और अगर उन्होंने एना का एग्जॉर्सिज्म तो वो बुरी शक्तियाँ उनके ऊपर भी हावी हो सकते हैं, जिससे प्रीस्ट की जान को भी खतरा हो सकता है। और अपनी जान बचाने के लिए वो प्रीस्ट एना का एग्जॉर्सिज्म करने से साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, एना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की थी। उसने हार नहीं मानी। उसे जब भी सही लगता वो प्रेयर करने लगती, लेकिन प्रेयर करते ही उसकी पूरी बॉडी में शिवर होता, और जिसकी वजह से उसका खुद पर से कंट्रोल हट जाता और वो अजीब जैसी जानवरों जैसी हरकतें करने लग जाती थी। सो एक दिन फाइनली एना के पेरेंट्स को एक प्रीस्ट मिल जाते हैं जो कि एग्जॉर्सिज्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी जिनको एग्जॉर्सिज्म वर्ड का मीनिंग नहीं पता। एग्जॉर्सिज्म एक तरह की प्रक्रिया होती है जिससे जिस भी इंसान को या जिस भी इंसान के ऊपर भूत या डिमोनिक एनर्जीज होती हैं, एक्सॉर्सिज्म के प्रोसीजर के जरिए उस आत्मा को उस शरीर से अलग किया जाता है। सो एना के पेरेंट्स को जो प्रीस्ट मिले थे जो एक्सॉर्सिज्म करने के लिए तैयार थे, उनका नाम था बिशप जोसेफ स्टेंगल। वो एना को पहली बार देखते ही समझ गए थे कि एना पोजेस्ड है, और इसके लिए वो एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन दे देते हैं जो कि लोकल चर्च के एक प्रीस्ट के द्वारा की जाती है। सो अब टाइम था 24 सितंबर 1975 का। इस दिन एना का फर्स्ट एग्जॉर्सिज्म किया गया था, और अब एना के 10 महीनों तक लगातार 67 एग्जॉर्सिज्म किए गए, और ये एग्जॉर्सिज्म इतने ज़्यादा पेनफुल थे। इस प्रोसेस में एना को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, और एक एग्जॉर्सिज्म का टाइम था 2 से 3 घंटे। यानी कि 10 महीनों में जो 67 बार एना के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया गया, उसमें 2 से 3 घंटे एक एग्जॉर्सिज्म में लगते थे, जिसमें एना को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था ताकि उसके अंदर की डेमोनिक एनर्जीज बाहर निकल जाएं। लेकिन जैसे जैसे एना का एग्जॉर्सिज्म होता था, एना की हालत दिन प्रतिदिन उतनी ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मुश्किल से कोई इंसान अगर पोजेस्ड होता है किसी भी डिमोनिक एनर्जी से, तो उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार एग्जॉर्सिज्म किया जाता है और उसको उन आत्माओं से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एना का 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुआ, लेकिन एना की हालत हर एग्जॉर्सिज्म के साथ दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही गई। और एक दिन ऐसे ही उसका एग्जॉर्सिज्म चल रहा था जिसमें उसने रिवील किया कि उसके ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 स्पिरिट्स हैं। और ये डिमोनिक स्पिरिट्स कौन सी थी, मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। पहली जो डिमोनिक स्पिरिट एना के अंदर थी वो थी नीरो। नीरो रोमन एम्पायर का सबसे लास्ट राजा था, जो कि अपने बुरे कामों की वजह से या अपनी क्रूरता की वजह से प्रजा में पूरी तरह से बेइज्जत था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कुख्यात था। और दूसरी डिमोनिक स्पिरिट का नाम था जुडास, जो कि यीशु मसीह के 12 उन शिष्यों में से एक था, जिसने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए अपने उन साथियों को धोखा दिया था। और तीसरा था कैन, जो कि आदम और हवा का सबसे पहला बेटा था। और चौथी स्पिरिट थी एडोल्फ हिटलर की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और पांचवा था वैलेंटाइन फ्लैशमैन, जो कि अल्कोहलिक था, मर्डरर था, और चोरी करने के इल्ज़ाम में उसे उस वक्त रोमन राजवंश द्वारा उसे बाहर निकाल दिया गया था। और 6th जो डीमन था उसके अंदर वो था लूसीफर। जी हाँ, जिसे हेल का यानी कि नरक का सबसे बड़ा शैतान माना जाता है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि ना के ऊपर 6 ऐसी बुरी आत्माओं का साया था, जो कि अपनी जीती जी बहुत ही ज़्यादा कुख्यात थी अपने बुरे कामों की वजह से। और इसी बुराई के कारण उन्होंने एना की बॉडी को इस तरह से खराब कर दिया था, उसके अंदर जीने की चाह पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। जब एना का एग्जॉर्सिज्म चलता था तब एना अपने नाखूनों से दीवारों पर लगे प्लास्टर तक को उतार देती थी। उसके नाखून पूरी तरह से उसकी उंगलियों से उखड़ चुके थे, यहाँ तक कि वो कच्चा मांस खाने लगी थी और अपना ही यूरिन पीना उसने शुरू कर दिया था। यानी उसकी सारी हरकतें बिल्कुल जानवरों से मिलती जुलती हो चुकी थी। एक वक्त था जब एना बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस और शांत रहने वाली लड़की थी, लेकिन अब वही लड़की इतनी ज़्यादा ब्रूटल हो गई थी। अब टाइम आया 1 जुलाई 1976।
अब एना 23 साल की हो गई थी और इस दिन एना का लास्ट एक्सॉर्सिज्म था। इस एक्सॉर्सिज्म के दौरान प्रीस्ट ने साफ कह दिया था कि एना अब हार मान चुकी है और अब वो अपने इस दुखदाई शरीर से मुक्ति चाहती है। जी हाँ, इसी दिन एना मर जाती और एना की माँ का ये कहना था कि एना ने मरने से पहले वर्जिन मैरी को अपने सपने में देखा था और उसने ये कहा था कि वर्जिन मैरी उसको अपने साथ ले जाना चाहती हैं। अब ये केस कोर्ट तक पहुंच जाता है क्योंकि इतने एग्जॉर्सिज्म करने की परमिशन चर्च ने किसी को नहीं दी थी, तो ये सब काम थोड़ा इलीगल तरीके से हो रहा था, जिसकी वजह से ये केस कोर्ट में जाता है और बहुत सारी दलीलों के बाद कोर्ट में ये साबित किया जाता है कि एना की मौत के जिम्मेदार वो 2 पादरी और उसके पेरेंट्स थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब ये सामने आया कि एना की मौत कुपोषण की वजह से हुई है और उसकी माँ जब इस पर सफाई देती हैं तो वो कहती हैं कि वो जितने भी डीमन जो उसकी बॉडी में थे वो एना को कुछ भी खाने नहीं देते थे। इवन जब उसका एग्जॉर्सिज्म हुआ था तब एना ने खुद के ही दांत खुद से तोड़ लिए थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं खा पाती थी और वो जो भी खाती थी वो उल्टी के जरिए बाहर निकल जाता था। लेकिन एना के पेरेंट्स और वो प्रीस्ट अपनी बेगुनाही कोर्ट में नहीं साबित कर पाए, जिसकी वजह से कोर्ट उन्हें 6 महीने की सजा और कुछ जुर्माना लगाता है। इस सच्ची घटना पर मूवीज भी बन चुकी हैं, जैसे कि 2005 में आई थी द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज और दूसरी मूवी आई थी 2011 में जिसका नाम था द एग्जॉर्सिज्म टेप। दोस्तों, हैरानी की बात ये है कि जब एना का एग्जॉर्सिज्म हुआ तो उसकी 42 से 43 टेप्स अभी भी अवेलेबल हैं और आप चाहे तो उन टेप्स को देख भी सकते हैं, जिसमें एना के अंदर से डिमोनिक आवाज़ें अपने आप से आ रही हैं। जो उसकी ओरिजिनल आवाज़ थी वो अब कहीं गायब हो चुकी थी और उसके अंदर से कोई शैतान बोलता था। दोस्तों, तो ये थी एनालिस मिशेल की बहुत ही ज़्यादा दुख भरी कहानी। इसे सुनकर कई सारे थॉट्स आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे कि आखिर एनालिस की मौत कैसे हुई, एग्जॉर्सिज्म की वजह से या फिर मिर्गी की वजह से। लेकिन दोस्तों, एना के डॉक्टर्स जो थे वो कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए कि एनालिस की मौत मिर्गी के दौरों की वजह से हुई है। एना ने खाना खाना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक बन चुकी थी कि धीरे धीरे करके एना मौत की तरफ बढ़ती चली गई। सो गाइस, ये थी एनालिस मिशेल की रियल स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरी के साथ।